जब 106 मिशन में आया ट्विस्ट, आरव वही खड़ा हुआ उस लड़की की बातें सुन रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये एक हंटिंग एजेंसी है या फिर कोई मर्डर एजेंसी, आरव ने सोचा। कुछ ही पलों में वो अमीर सी दिखने वाली औरत हड़बड़ी में एजेंसी के अंदर आई और छुटकी उसे अंदर वाले कमरे में ले गई, जहां उसके दादा बैठे हुए थे। उनके मुंह में एक सिगरेट थी। उन सबको अंदर जाता हुआ देखकर आरव वहीं बाहर बैठ गया और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। मुझे एक ऐसी ही एजेंसी में तो आना था। ये औरत कितनी अमीर है। अगर इनके सारे कस्टमर्स ऐसे ही होते हैं तो फिर मैं आरव इसी हीरो हंटिंग एजेंसी का मेंबर बनूंगा, आरव ने मन ही मन बुदबुदाया। तो आप ये कह रही हैं कि आपका पति जो बीमार है वो एक मॉन्स्टर है और रोज आधी रात को शिकार पर निकलता है? वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें छोटी करके उस औरत की तरफ देख रहा था। हाँ, मुझे भी पहले भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह जब मैं अपने पति के कपड़े धो रही थी तो उनकी जेब में से एक खून में सनी हुई चमड़ी का टुकड़ा गिरा था। मैं पहले एक हॉस्पिटल में नर्स थी, इसलिए मैं इंसान और जानवर की चमड़ी में अंतर जानती हूँ, उस सुंदर दिखने वाली औरत ने सुबह की घटना सुनाते हुए कहा। आरव भी उस औरत की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वो अपने शहर की हंटिंग टीम में था तब उसे पता चला था कि अलग अलग मॉन्स्टर इंसानों के बीच में अलग अलग तरीकों से रह सकते थे, लेकिन उसने आज तक ऐसे किसी मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था जो इंसान की शक्ल में रहता था। अगर तुम्हारा पति सच में मॉन्स्टर होता तो तुम यहाँ नहीं खड़ी होती, उस बूढ़े आदमी ने कहा। देखिए, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दिन में तो वो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को मैं उससे ये झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ कि मैं एक फेशियल के सैलून में जा रही हूँ। आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मेरा पति है या फिर कोई और। इतना ही नहीं, मेरा 4 साल का बच्चा भी घर पर ही है। मैं उसे अपने माँ बाप के घर ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पति को बताया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने तुरंत ही बात पलट दी। आज रात तो मुझे घर पर ही गुजारनी होगी। वो औरत ये बोलकर रोने लगी। क्या तुमने इस बारे में पुलिस को कुछ बताया है? उस बूढ़े आदमी ने पूछा। नहीं, मुझे पता था कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, उसने कहा। छुटकी बहुत शांति से उस रोती हुई औरत की तरफ देख रही थी। फिर उसने कहा, आपने अभी जो कुछ भी कहा उससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि आपके हस्बैंड एक मॉन्स्टर है। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? हो सकता है कि आपके हस्बैंड एक मर्डर हो जिन्हें इंसानों की चमड़ी रखना अच्छा लगता हो। छुटकी की बात सुनकर आरव हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची ऐसी बातें कैसे कर सकती थी। वो आज तक ऐसी किसी बच्ची से नहीं मिला था। मुझे माफ कर दीजिए, हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस मामले में पुलिस की मदद ही लेनी चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्या आप इस मिशन पर अपना एक हंटर मैजिशियन नहीं भेज सकते ताकि वो सिर्फ आज रात मेरी रक्षा कर सके? मैं तुरंत आपको उसकी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, उस औरत ने कहा। मैं आपकी मदद कर देता, लेकिन अभी हमारे पास कोई हंटर मैजिशियन नहीं है। हमारे सारे हंटर मैजिशियंस जरूरी मिशन पर गए हुए हैं। सॉरी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बूढ़े आदमी ने कहा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर हीरो हंटिंग एजेंसी तक भाग भाग कर आने के बाद भी उन लोगों ने उसका मिशन नहीं लिया था। इतने पैसे देने के बाद भी वो लोग उसका काम करने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर मेरी जान चली गई तो मैं भूत बनकर आपका जीना मुश्किल कर दूंगी, उस औरत ने गुस्से में कहा। और ये बोलने के बाद वो हीरो हंटिंग एजेंसी से निराश होकर चली गई। आरव महसूस कर पा रहा था कि वो औरत कितनी हताश थी और उसे उस पर दया भी आ रही थी। वो खुद को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आप लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? वो तो कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। चाहे उसका खुद का पति एक मैजिकल बीस्ट में बदल गया हो या फिर किसी और ने उसके पति की जगह ले ली हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब वो कह रही है कि उसकी जान खतरे में है और तुम्हें तुरंत पैसे देने को भी तैयार है, फिर क्यों आपने उसकी मदद नहीं की? आरव ने कहा। दोस्त, जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सच जानने के लिए थोड़ी तहकीकात भी करनी पड़ती है, बूढ़े आदमी ने अपने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस औरत के यहाँ आने का कोई और मकसद था? बिल्कुल, इस एप्लीकेशन को देखो। बूढ़े आदमी ने काउंटर के नीचे से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर आरव को दिखाया। आरव उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर पहले तो चौंक गया, फिर उसने उसे खोल कर देखा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटा था। क्लाइंट को एक रात के लिए सुरक्षा चाहिए थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइंट को लग रहा था कि उसके आसपास खतरा है जिससे उसकी और उसके 6 साल के बच्चे की जान भी जा सकती है। सुरक्षा की तारीख आज रात की थी और इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आज ही साइन किया गया था, ये सुबह 7 बजे के करीब। इसका मतलब क्या है? क्या ये इंसान भी ऐसे ही मुसीबत में है जैसे वो औरत थी? आरव ने हैरान होकर पूछा। आरव की बात सुनकर बूढ़ा आदमी हंसा और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे एड्रेस की तरफ इशारा किया। आरव ने जब एड्रेस पर ध्यान दिया तो वो चौंक गया। ये तो वही एड्रेस है जो उस औरत ने बताया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट पर जो एड्रेस था वो आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के पास ही एक प्राइवेट गार्डन का था जो एक अमीर रिहायशी इलाका था। जब आरव एक बार अपने रूममेट्स के साथ घूमने निकला था तब वो इस इलाके से गुजरा भी था। ये जगह उसकी यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसे इस एड्रेस के बारे में पता था। पहले जब वो औरत वहां से गई थी तो आरव ने सोचा था कि वो उसे रोककर उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। आखिर उसे यूनिवर्सिटी वापस उसी रास्ते से जाना था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर आरव बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट उसी औरत के पति ने साइन किया था और उसने भी वही सब कुछ कहा था जो इस औरत ने कहा था, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही आरव ने बूढ़े आदमी की बात सुनी, उसकी पीठ में झुरझुरी सी दौड़ गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस औरत का पति उसके पहले यहाँ आया था, वो भी इस शिकायत के साथ कि उसकी पत्नी एक मॉन्स्टर है और आधी रात में लोगों पर हमला करने जाती है? हाँ, अब तुम सही समझे। कुछ दिनों से बहुत बोरिंग मिशन आ रहे हैं। इस मिशन को थोड़ा दिलचस्प समझा जा सकता है। और बच्चे, क्योंकि तुम आज हमारी हीरो हंटिंग एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए आए हो, इसलिए ये मिशन तुम ही पूरा करोगे, बूढ़े आदमी ने आरव से मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मेरे लिए काम है, लेकिन सच कहूं तो ये मामला सच में बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। आरव बुरी तरह असमंजस में पड़ गया था। इसलिए हमने उनमें से सिर्फ एक के मिशन को ही एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि हमारा काम सिर्फ बच्चे की सुरक्षा करना है। उनमें से झूठे इंसान का पता लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी है उस बच्चे की रक्षा करना, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आरव ने अपना सिर हिलाया और एजेंसी में चारों तरफ देखने लगा। मेरी बाकी की टीम कहाँ है? अब ये मत कहिएगा कि मुझे इस मिशन को अकेले ही पूरा करना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी टीम में तुम्हारे बगल में ही खड़ी है, बूढ़े आदमी ने कहा। आरव ने यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे अपने टीममेट्स नहीं दिखे। जब आरव ने फिर से बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसने आरव को नीचे देखने का इशारा किया और इस बार उसे वो 2 चोटी वाली बच्ची दिखाई दी। ये मेरी टीममेट है, आरव चौंक कर बोला। हाँ, हमारी हीरो हंटिंग एजेंसी में सिर्फ 1 या 2 लोग ही साथ में मिशन पर जाते हैं। मैजिक कोर्ट के साथ काम करते वक्त छुटकी के पिछले पार्टनर की मौत हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हें अपनी एजेंसी में लिया, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ मैजिकल बीस्ट का शिकार करने जाऊं? ये कैसा मजाक है? आरव ने ऊंची आवाज में कहा। अगर यहाँ कोई बच्चे को मैजिकल बीस्ट का शिकार करने ले जा रहा है तो वो मैं हूँ, समझे? चुटकी ने गुस्से में कहा। उसके बाद उसने अपनी जेब से एक बैज निकाला और आरव के सामने रख दिया। ये बैज बिल्कुल पुलिस के बैज की तरह ही दिखता था। आरव ने उस बैज की तरफ ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्टर हंटर, आरव ने चौंक कर कहा। वो इतनी पिद्दी सी बच्ची जिसे वो अपने एक हाथ से भी उठा सकता था, वो एक मास्टर हंटर थी। ये हंटर बैजेस सिर्फ हंटर यूनियन से ही मिलते थे और नकली बैज बनाना नामुमकिन था। ये बैज तो असली था, लेकिन आरव भरोसा नहीं कर पा रहा था कि 10-11 साल की लड़की एक मास्टर हंटर थी जिसने पहले मैजिकल बीस्ट का शिकार किया था। आरव एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था और उसे इस बात पर थोड़ा घमंड भी था, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को देखकर आरव का पूरा घमंड एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। दादू, मुझे इस लड़के के साथ नहीं जाना। ये बेवकूफ है, ये मेरा मिशन खराब कर देगा, चुटकी ने उस बूढ़े आदमी से कहा। नहीं, हम इस लड़के को रख रहे हैं। हमारे लिए नए लोगों को अपनी एजेंसी में शामिल करने में बहुत परेशानी होती है और हर रोज इसके जैसा बहादुर इंसान नहीं आता और जहां तक मैं इसे समझ पा रहा हूं, इसकी शक्ति भी कुछ कम नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। अगर हमने इसे अभी अपनी एजेंसी में रख लिया तो आगे चलकर ये बड़े बड़े काम कर सकता है, बूढ़े आदमी ने छुटकी को मनाते हुए कहा। अपने दादा की बात सुनकर छुटकी ने अपना मुंह फुला लिया, अपनी मोटी सी किताब बंद की और पैर पटक कर एजेंसी के अंदर वाले कमरे में चली गई। जब आरव ने उस पिद्दी सी लड़की को इतने एटीट्यूड से अंदर जाते देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। सच कहा जाए तो वो नए हंटिंग स्क्वाड से मिलने के लिए बेहद एक्साइटेड था, ताकि वो अपनी शक्तियां और भी बढ़ा सके। लेकिन एक झटके में ही उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे और उसके सामने थी उसकी नई टीममेट छुटकी।
मैंने तुम्हारे शहर से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मंगवा ली है, सब कुछ वेरीफाई भी कर लिया है। 2 सालों तक तुम वहां के सिटी हंटर स्क्वाड के मेंबर थे और तुम्हारा नाम अरेंद्र है। मैं सही हूं ना? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम अरेंद्र है, आरव ने जवाब दिया। मेरी पोती अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से अलग है। उसके पास असीम ज्ञान है, लेकिन वो थोड़ी मुफ्त है। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम उसकी कोई भी बात दिल पर मत लेना, वरना उसकी कई लोगों से बहुत जल्दी बहस हो जाती है। बूढ़े आदमी ने आरव को समझाया। जी ठीक है, मैं उस बच्ची से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, आरव ने कहा। और हाँ, एक बात और, क्लाइंट ने मिशन के लिए 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिए हैं और बाकी के 20 लाख वो मिशन पूरा होने के बाद देंगे। हमारी हंटर एजेंसी बाकी एजेंसी से अलग है। मिशन से मिलने वाला पैसा एजेंसी को नहीं मिलेगा। मिशन पूरा करने के बाद तुम और छुटकी उन पैसों को अपने बीच में आधा आधा बांट सकते हो। मतलब मिशन पूरा होते ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, बूढ़े आदमी ने कहा। 15 लाख रुपए? आरव की आंखें चमक उठी। मिशन सिर्फ एक रात का था, जिसमें एक 14 साल के बच्चे की सुरक्षा करनी थी। आरव जैसे इंटरमीडिएट मैजिशियन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ एक रात के 15 लाख रुपए, पैसे कमाने का ये तरीका तो किसी बैंक में डाका डालने से बेहतर है, आरव ने मन ही मन सोचा। हीरो हंटिंग एजेंसी सिर्फ जादू नगरी में नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। एक मिशन के लिए 30 लाख तो सबसे कम फीस है। तुम्हारे सीनियर्स तो 1 करोड़ से नीचे कोई भी मिशन नहीं लेते। तुम और छुटकी अभी बाकी मेंबर से छोटे हो, इसलिए तुम ये छोटे छोटे मिशन पूरे कर सकते हो। एक बार तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो हम तुम्हें बड़े मिशन पर भी भेजेंगे, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा। बड़े मिशन? उनकी बात सुनकर आरव चौंक गया। अगर 30 लाख वाले मिशन सबसे निचले लेवल पर हैं, तो फिर ऊंचे लेवल के मिशन पर कितने पैसे मिलेंगे, आरव ने सोचा। बूढ़े आदमी ने आरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने सिर्फ अपने इशारों से बताया कि अगर आरव अच्छे से मिशन पूरे करता तो आगे चलकर उसे ढेर सारे फायदे मिलते। छुटकी इस केस के बारे में कुछ जानकारी जमा करने गई है। तुम यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर सकते हो। आने वाले समय में ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए यहाँ तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर एक छोटा सा कमरा भी है, अगर तुम चाहो तो उस कमरे में भी रुक सकते हो, बूढ़े आदमी ने कहा। अरे, इन सब के बीच में मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। मैं इस हीरो हंटिंग एजेंसी का प्रेसिडेंट हूँ, रणविजय बख्शी। तुम मुझे दादू भी बुला सकते हो। ठीक है, जैसा आप कहें, आरव ने कहा। इनका सरनेम तो सच में बख्शी है, कहीं ये उन फेमस डिटेक्टिव के कोई रिश्तेदार तो नहीं, उसने मन में सोचा। आखिर उसकी पिछली दुनिया में और इस दुनिया में ज्यादा अंतर नहीं था, बस मैजिक और साइंस में अंतर था। वो भी कुछ ही देर में एजेंसी में पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था। वहाँ कई किताबें थी, एक किचन जहाँ वो कुछ भी बना सकता था, और एक बड़ा सा सोफा था। आरव ने अपने लिए एक कड़क चाय बनाई और मैजिकल बीस्ट पर एक किताब पढ़ने लगा। आरव अब भी एजेंसी के ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर छुटकी का इंतजार कर रहा था। रणविजय दादू सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। एजेंसी का सेकंड फ्लोर बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह था, जहां न जाने कितनी सारी किताबें रखी हुई थी। नई पुरानी, मोटी पतली, मैजिक पर जितनी किताबें हो सकती थी, सारी वहां थी। इन किताबों के अलावा लाइब्रेरी के एक अलग हिस्से में ढेर सारी फाइल रखी हुई थी, जिन पर जमी हुई धूल को देखकर लग रहा था कि वो फाइल्स यहाँ बाबा आदम के जमाने से रखी थी। छुटकी इसी लाइब्रेरी में एक पुरानी सी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी और बड़े ध्यान से अपनी गोद में रखी हुई किताब को पढ़ रही थी। उसके पढ़ने की रफ्तार काफी तेज थी। उसे एक पेज पढ़ने में सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही लग रहे थे।